हे रोनाल्डो रोनाल्डो, कोक कोक। तो ये तो हो गया उन लोगों के लिए कि जिनको कोक से इश्यू है, और ये हम लोगों के लिए कि जिनको कोक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपको मालूम था कि इजरायली प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने वाली यूएसए के बाद फिलिस्तीन सबसे बड़ी कंट्री है? बिला वजह का झंझट। बहुत अच्छा टेस्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, क्या आपको मालूम था कि हमारे व्यूअर्स में से 40% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं? तो अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं और आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब करिए। आज से 15 साल पहले यानी 9 जुलाई 2005 को फिलिस्तीनी सिविल सोसाइटी के कुछ मेंबर्स ने इजरायली प्रोडक्ट्स के बाइकॉट का ऑर्डर दिया, और उनका गोल एकदम क्लियर था कि वो इजरायली प्रोडक्ट्स को बाइकॉट करके इजरायलियों को मजबूर करेंगे कि वो फिलिस्तीनियों को उनका राइट्स वापस दें। इस बाइकॉट मूवमेंट का स्लोगन था BDS, B फॉर बाइकॉट, मतलब इजराइल की सारी कल्चरल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का बाइकॉट। D फॉर डाइवेस्टमेंट, मतलब अगर अभी तक आपका इजराइल के साथ कोई रिलेशन था तो अब आप उस रिलेशन को तोड़ देंगे। S फॉर सैंक्शंस, इसका भी मतलब है कि इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर पर पाबंदी लगाकर उनके साथ किसी भी तरह का कॉरपोरेशन ना रखना। फॉर एग्जाम्पल, वेपन्स और हथियार के ट्रेड को रोक देना, जो कि ज्यादातर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। इन सारी चीजों को मिला के कहते हैं BDS, और दुनिया में इसी नाम से जाना जाता है। बाइकॉट की भी एक हिस्ट्री है। 19th सेंचुरी में जब आयरलैंड के लोग ब्रिटिशर्स का अपोज कर रहे थे, तब वहां पे एक साहब थे कि जिनका नाम था कैप्टन चार्ल्स बाइकॉट। आयरिश पीपल और ब्रिटिशर्स के बीच लड़ाई में कैप्टन चार्ल्स बाइकॉट का काम वहां के लोगों से लगान कलेक्ट करना था। कभी कभी जब कुछ लोग लगान देने से मना कर देते थे तो कैप्टन चार्ल्स बाइकॉट उनको डराता था कि अगर लगान जमा नहीं करोगे तो निकाल दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, डरा दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। एक बार वहां के लोगों ने उनको सख्ती से कुछ भी देने से मना कर दिया और कैप्टन चार्ल्स बाइकॉट को मजबूरन जगह छोड़कर जाना पड़ गया। ये तो हो गई बाइकॉट की हिस्ट्री। 5 जुलाई 2005 को 171 फिलिस्तीनी एनजीओज ने बाकायदा BDS मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। अब इस BDS मूवमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि जिसकी वजह से दुनिया के मुख्तलिफ लोग उससे जुड़ने लग गए। मसलन क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? पहली तो ये कि एक नॉन वायलेंट और पीसफुल लड़ाई है, जो लोगों से ये अपील करती है कि वो गन्स और बुलेट्स की जगह वो अपने पैसे और पॉकेट से इजराइल का मुकाबला करें। इजराइल के एक जनरल ने कहा था कि इजरायलियों को गादिज्म नहीं आती। हो सकता है कि वो हमास और दूसरे रेजिस्टेंट ग्रुप्स को टेररिस्ट बोलकर दुनिया की हमदर्दी पा जाएं, लेकिन जब बात आम लोगों की आती है जो इजरायली प्रोडक्ट्स खरीदने से मना करते हैं, तब उनसे मुकाबला कर पाना नामुमकिन हो जाता है। BDS मूवमेंट की खूबी ये है कि उसका जो पार्ट जिसको अच्छा लगता है वो उसको फॉलो करता है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइकॉट के बारे में। सबसे पहला है एकेडमिक बाइकॉट, यानी बहुत ही तमीज़ के साथ इजराइल के सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ रिलेशन ख़त्म कर देते हैं। ना तो इजरायलियों को अपनी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ने की परमिशन देते हैं और ना ही उनसे कोई किसी भी तरह का रिलेशन रखते। और ये आप जानते हैं कि इजराइल के लिए उनकी यंग जनरेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बहुत से एनालिस्ट का मानना है कि इजराइल को इकोनॉमिकल बाइकॉट से कहीं ज़्यादा नुकसान एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बाइकॉट से हुआ है। मिसाल के तौर पर 2010 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ज्योग्राफी इजराइल में होने वाली थी। उस वक्त 500 फैकल्टीज ने एक पिटीशन साइन करके कॉन्फ्रेंस की जगह को ऑफिशियली चेंज करवा दिया। इसका एक और एग्जांपल नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम है, जिसके 7 मिलियन मेंबर्स हैं और वो BDS से जुड़ गए हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जैसे US की वेस्टर्न यूनिवर्सिटी और डिपोलो यूनिवर्सिटी ने पूरी तरह से इजराइल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से अपने रिलेशन खत्म कर दिए हैं। अब चलते हैं इकोनॉमिकल बाइकॉट की तरफ। इकोनॉमिकल बाइकॉट में BDS मूवमेंट बहुत आगे। बिल गेट्स फाउंडेशन ने अपने $182 मिलियन के इन्वेस्टमेंट को G4S सिक्योरिटी कंपनी से वापस ले लिया, जो कि दुनिया के टॉप सिक्योरिटी कंपनीज में से एक है और इजराइल में उनका अच्छा खासा बिजनेस है। दूसरा एग्जांपल है अमेरिकन फाउंडेशन ऑफ लेबर्स, जो अपने 2 लाख मेंबर्स के साथ BDS से जुड़ चुके हैं। एक और एग्जांपल है कैनेडियन ट्रेड यूनियन, जिसमें 3,35,000 मेंबर्स हैं। इन्होंने इजराइल के साथ अपने सारे ट्रेड्स खत्म कर दिए। BDS वालों को अपने मूवमेंट की तरफ अवेयरनेस बढ़ाने में एक जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी वो ये था कि भाई हम कैसे समझे कि ये फला प्रोडक्ट इजरायली है। हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं, हमको नहीं पता होता कि ये प्रोडक्ट इजराइल का है या नहीं।
इसीलिए बीडीएस ने प्रेशर बनाया और 2015 में यूरोपियन यूनियन को मजबूर किया कि वो ऑक्यूपाइड लैंड्स में बनाए जाने वाले सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर स्टिकर लगाएं। इससे ये हुआ कि यूरोप में रहने वाले लोगों को प्रोडक्ट्स के ओरिजिन के बारे में पता चलने लगा और इधर से बीडीएस वालों ने लोगों पर भी प्रेशर डाला कि वो इजरायली प्रोडक्ट्स को यूज ना करें। और इसी तरह बहुत सारी दूसरी कंपनीज जैसे कौन सी, जैसे एचपी, जिसको ये लोग कहते हैं कि इजरायली आईटी रिक्वायरमेंट्स को ये फुलफिल करता है, या फिर ह्यूंडई जो कि फिलिस्तीनी जमीनों में इजरायली कॉलोनीज को बनाने के लिए इजराइल को हैवी व्हीकल प्रोवाइड कराती है, या फिर प्यूमा जिन्होंने एक कैंपेन चलाया था कि जिसका स्लोगन था शी मूव्स अस। इधर से बीडीएस ने एक कैंपेन स्टार्ट किया कि जिसका स्लोगन था शी मूव्स अस बट पूमा हेल्प्स ऑपरेस पैलेस्टीनियन वुमेन। या फिर नेस्ले जिसने 1995 में ओसेम नाम की एक इजरायली कंपनी के 10% शेयर खरीद कर और फिर उसके 2 साल बाद $145 मिलियन उस कंपनी को देकर अपने शेयर्स को 50% तक पहुंचा दिया। और लास्ट में कोका कोला। तो आखिरकार कोका कोला इजरायली है या नहीं? सब जानते हैं कि कोका कोला अमेरिका की है। अभी जाइए विकिपीडिया पे देखिए कि कोका कोला कहाँ की है, लेकिन तब फिर क्यों उसको बायकॉट किया गया है? कोका कोला ने 1966 से ऑफिशियली इजराइल के साथ कोऑपरेट करना स्टार्ट किया। सबसे पहले इजराइल में इन्होंने अपना कारखाना बनाया और इब्राहिम फिम्बर को इसका हेड बनाया, जो कि ज़ायनिस्ट लॉबी की मोस्ट पावरफुल एंटिटीज में से एक है। और इसी के साथ अपने 17% इनकम को ऑक्यूपाइड लैंड्स में इजरायली कॉलोनीज बनाने वाले प्रोजेक्ट के लिए रिजर्व कर दिया। अक्टूबर 2005 में कोका कोला ने 51% शेयर और खरीदकर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। यही वजह है कि बीडीएस ने दुनिया में इजराइल को सपोर्ट करने वाली सबसे बड़ी कंपनी को इस तरह निशाना बनाया है। ज़ायनिस्ट रेजिम के सेंट्रल ऑफिस ने एक रिपोर्ट पब्लिश करके बताया 2013 से 2014 तक यूरोपियन कंपनीज के बायकॉट की वजह से इजराइल को $9 बिलियन का नुकसान हुआ है, जिसकी मेन वजह इन यूरोपियन कंपनीज पर बीडीएस मूवमेंट का प्रेशर था। अब बात करते हैं तीसरे बायकॉट की, मतलब कल्चरल बायकॉट। दुनिया भर के हजारों आर्टिस्ट ने या तो इजराइल में अपने कॉन्सर्ट्स कैंसिल कर दिए या फिर इजराइल के खिलाफ परफॉर्म करने लग गए। रॉजर वाटर्स जो कि यूके के मशहूर तरीन सिंगर्स में से एक है, इन्होंने 2006 में फिलिस्तीनियों के दरखास्त पर तेल अवीव में अपने कॉन्सर्ट्स को कैंसिल कर दिया। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये बेचारा लंदन की सड़कों में परफॉर्म करने वाला एक आर्टिस्ट है। चलिए एक झलक इनके परफॉर्मेंस देख करके आते हैं। या फिर मिस लॉरेन हिल, या फिर फेमस रैपर तालिब कोली, या फिर यूके के फेमस राइटर और डायरेक्टर जॉन बर्गर, जिनको 1972 में अपनी नॉवेल के लिए मैन बुकर प्राइज मिला। या फिर अपने इंडिया के मिस अरुंधति रॉय, जो 2014 में टाइम्स मैगजीन की तरफ से टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में से थी। प्रोफेसर जूडिथ बटलर, जर्नलिस्ट मिस नाओमी क्लाइन, कैन लुच, एक ऐसे डायरेक्टर जिनको 2 बार कैन फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डोर अवार्ड मिला है। मिस आइस वॉकर के जो अमेरिकन अफ्रीकन राइटर हैं। मिस एंजेला डेविस जो कि 1960s में अमेरिकन कम्युनिस्ट की लीडर थी। मिडिल ईस्ट के बहुत सारे आर्टिस्ट और थिंकर्स ने भी बीडीएस मूवमेंट के इजराइल के कल्चरल बायकॉट का सपोर्ट किया, जैसे उस्ताद मार्शल खलीफा, मिस उमाइमा खलीला और इन जैसे बहुत सारे लोग। अब इतने सारे बायकॉट से क्या फिलिस्तीनियों को भी कोई फायदा हो रहा है, या हम वो चम्मच हो रहे हैं जो देख से भी ज्यादा गर्म है? जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में कहा कि ये बीडीएस मूवमेंट खुद फिलिस्तीनियों ने ही स्टार्ट करवाया, तो फिर क्या हो गया कि खुद फिलिस्तीन में ही ये मूवमेंट इतना पीछे रह गया कि अब यूएस के बाद सबसे ज्यादा इजरायली प्रोडक्ट्स को यूज करने वाले खुद फिलिस्तीनी हैं। लेकिन अब वो क्या कर सकते हैं? हमारे लिए इजराइल का बायकॉट कोका कोला को ना पीना है, लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए यही फल है, यही खाना है, यही कपड़ा है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप जेल में रहें और हंगर स्ट्राइक करें। हाँ ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कब तक हंगर स्ट्राइक करेंगे? जब तक फिलिस्तीन और इजिप्ट के बीच हिडन टनल्स थे तब तक कुछ न कुछ आ जाता था और काम चल जाता था, लेकिन रिसेंट वॉर्स में ये सारी टनल्स तोड़ दी गई और ये जो जैसा तैसा काम चल रहा था वो भी बंद हो गया। अब इस तरह के बायकॉट्स के बाद इजरायलियों का क्या रिएक्शन था? सबसे पहले तो उन्होंने 2011 में एक कानून पास किया और सीधे सीधे कहा कि भैया जो हमको बायकॉट करेगा हम उसको बायकॉट कर देंगे। 31 मई 2016 को इजराइल यूनाइटेड नेशंस में एक कॉन्फ्रेंस करवाता है कि जिसका टाइटल था नेशंस अगेंस्ट बीडीएस, जिसमें 1500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और इधर से बीडीएस ने अपने आदमियों को खड़ा किया और एक कैंपेन स्टार्ट किया कि भैया ये है आपकी ह्यूमन राइट्स कि जिसका इतना शोर है। और इसके जवाब में यूनाइटेड नेशंस ने क्लैरिफाई किया कि भैया सिर्फ जगह हमने दी थी, हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं था इसमें। तो ये था इजरायली प्रोडक्ट्स का बायकॉट वर्ल्ड में और खुद फिलिस्तीन के अंदर। अब बात करते हैं अपने इंडिया की। बहुत सारे हमारे भाई ये कहते हैं इजरायली प्रोडक्ट्स डायरेक्टली इंडिया में यूज नहीं होते हैं, बल्कि वो यहीं मैन्युफैक्चर होते हैं और सिर्फ उनका ब्रांड यूज किया जाता है। तो अब आप बताइए कि 1.2 बिलियन पॉपुलेशन की कंट्री में
अगर किसी कंपनी का ब्रांड यूज हो रहा है तो इस ब्रांड के यूज होने का फायदा उस कंपनी को कितना होगा? क्या कर रहे हो हुसैन मेरे भाई? जाहिल, कोका कोला पी रहे हो? जमजम पियो।